वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में, जो डेली आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे 6 AM में अपलोड हो जाएगा वीडियो। यह रिकॉर्डेड वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को क्या कवर किया जाएगा, टॉपिक वाइज जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें कुल 175 प्लस टॉपिक होंगे कुल मिलाकर, जिसमें प्रश्न संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन को डेली एमसीक्यू सीरीज के तौर पर शामिल किया जाएगा। और टोटल जो एमसीक्यू सीरीज टॉपिक वाइज देखिएगा, हिस्ट्री के 51 टॉपिक होंगे, पॉलिटी के 22 टॉपिक, ज्योग्राफी के 21 टॉपिक, फिर साइंस एंड टेक आप यहाँ पर कवर कीजिएगा, आपको 57 टॉपिक, करंट अफेयर सीरीज के लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, जो आपको वीकली आएगा, ठीक है ना। ये संडे को या सैटरडे को किसी दिन अपलोड होगा, ये भी टाइम फिक्स नहीं हुआ, इसके लिए टाइम निर्धारित किया जाएगा। इकोनॉमी आपको 13 टॉपिक कवर किया जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से आपको 10 टॉपिक कवर किया जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 10 का भी लगा ले, 10 क्वेश्चन होगा तो कम से कम 1750 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, जो एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। या तो 15 से आप गुना कर सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको जो भी आंकड़े आएंगे उससे संबंधित आपको। और ध्यान रखिएगा, यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा। तो क्या करना है आप लोगों को, इसके लिए तैयार रहना है। रेगुलर हम लोग इस चीज़ों को करेंगे, और इसके लिए जो भी चीज़ें हैं इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लो प्राइस पर फी रखा जाएगा, इतना लो कि आप लोग इसको वहन कर सकते हैं। इसके लिए इसके पीडीएफ आपको है ना, गूगल प्ले, एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से युक्ति आईएएस डाउनलोड कीजिए, ऐप उसका आपको वहां से प्राप्त होगा। आप देखिए, सीरीज को लगातार कीजिएगा, इम्प्रूवमेंट आपको जरूर मिलेगा। तो चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो तो इस बार कोड को अपने गूगल स्कैनर से स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट हमारे चैनल से लिंक हो जाएगा। एक ब्लू लिंक आएगा, उसको टिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, या विजिट कीजिए liveyuktiis.in को। जो भी संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना, दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोग के सामने आ सके। विजिट कीजिएगा डेस्कटॉप मोड पर या लैपटॉप मोड आपके पास है तो live.uktis.in टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और जो भी चीज़ें कराई जा रही युक्ति है इसके द्वारा उसका लाभ ले सके। बहुत सी चीज़ें कराई जाती युक्ति है, इससे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको यहाँ पर युक्ति है बहुत से टेस्ट अवेलेबल कराता है, बहुत ही लो प्राइस में। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तो आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस भी कराता है युक्ति आईएएस, साथ ही साथ क्लासेस भी अवेलेबल है और बहुत महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको दिया जाता है, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं हमसे। यूपीएससी सीएससी बैच भी चल रहा है, यूपी पीसीएस बैच भी चल रहा है, यूपी पीसीएस 69 बीपीएससी बैच भी चल रहा है, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं बहुत ही लो प्राइस पर। क्लासेस देखिएगा, उसके बाद युक्ति आईएएस को सेलेक्ट कीजिएगा। क्यों आपको युक्ति आईएएस सेलेक्ट करना है आप खुद समझ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर रिव्यू देखिए, बच्चों का जो प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं उसके जवाब कैसे आ रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। उसके अतिरिक्त अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आएगा, करना क्या आप सभी लोगों को, जैसे प्रश्न आएगा जो भी आपको उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, 1 पॉइंट आपको करके इसका ए हो, बी हो, जो भी हो, सी, डी, ई। देखिए 2 फॉर्मेट अपनाया गया है इस एमसीक्यू में। एक बीपीएससी का फॉर्मेट, आंसर फॉर्मेट अपनाया गया जो 5 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी ई, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और भी बहुत है जहां डी केवल 4 ही ऑप्शन लिए जाते, ए बी सी डी। दोनों फॉर्मेट को अपनाया गया ताकि दोनों
सेक्शन के स्टूडेंट को कवर किया जा सके। प्रश्न आपको इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और भी स्टैंडर्ड्स का हाई किया जाएगा। फिलहाल अभी क्या करना है, हम धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। तो प्रश्न जैसे आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जैसे लाइव टेस्ट में देते थे वैसे ही। चलिए, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पहली बार भारतीय ऐतिहासिकता की झलक देखने को मिलती है। अर्थात प्रश्न यह है कि भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो ऐसा कौन सा अभिलेख आपको ग्रंथ है जहां पर तिथि आधारित ऐतिहासिक ग्रंथों का आपको वर्णन मिला है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हर्षचरित, दूसरा ऑप्शन है राजतरंगिणी, ऑप्शन सी है कल्पसूत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, आप लोग इसका प्रश्न कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक हम बात करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राजतरंगिणी एक ऐसा साहित्य लेखन ग्रंथ था जो आपको तिथिगत चीज़ों को कवर करता था, जिसमें हम कुछ बातें करेंगे और भी अतिरिक्त जानकारी इसके अलावा हम देंगे आपको जो परीक्षा उपयोगी होगा। तो राजतरंगिणी की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जो लगभग 1448 से लेकर 1150 इस ग्रंथ को लिखने में 3 वर्ष लगा था, जिसकी जानकारी संबंधित जानकारी इस कलहन के द्वारा इसको लिखा गया था। राजतरंगिणी को बार बार आप एग्जाम में आपको इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाता होगा। इसी ग्रंथ में पहली बार ऐतिहासिकता की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि यह तरंग है ना, ध्यान रखिएगा, प्रथम तिथि वर्णन 1813 ईस्वी में मिलता है, जो कि 1850 ईस्वी तक की प्रमाणिक जानकारी देता है। इसलिए इस ग्रंथ को राजतरंगिणी को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिकता की झलक मिलती है। जैसे यूरोपियन कंट्री है ना, आपको जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको तिथि आधारित ग्रंथ है, तो जिससे है ना किसी भी स्रोत, इतिहास का स्रोत को पता लगाने के लिए सबसे अहम तथ्य के रूप में शामिल किया जाता है। उससे पहले हम लोग बहुत से तथ्य देखते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, अभिलेख होता है, और उसके बाद ग्रंथ भी आते हैं, साहित्यिक ग्रंथ भी आते हैं। तो जो भी इतिहास हमारे क्या रहे हैं, मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है, उसको उससे पूर्व मान लीजिए 5000 वर्ष, 4000 वर्ष या 1 लाख वर्ष पहले हमारा क्या इतिहास है, इसको जानने के लिए विभिन्न तंत्र का उपयोग किया जाता है। उसी में इसकी भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कुछ अतिरिक्त बातें यहाँ पर, क्या अतिरिक्त बातें याद रखनी है। राजतरंगिणी कुल 8 तरंग में वर्णन है, अर्थात अध्याय में वर्णन है, जिसमें राजस्थानी का आरंभ यहाँ पर कुछ इधर हो गया। राजतरंगिणी का आरंभ किसी गोनंद नामक राजा से होता है। तो गोनंद याद रखिएगा, राजतरंगिणी में किस शासक का वर्णन है पहले अध्याय में, तो आप लोग आरंभ में, तो आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, गोनंद राजा कोई थे जो उनका वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी से संबंधित इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें, जैसे हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है ताकि आपको चीज़ें कवर किया जा सके और भी अतिरिक्त जानकारी आपकी होनी चाहिए। जैसे देखिए कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जिसके संदर्भ में आपको जानकारी समय समय पर दी जाएगी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अभी क्यों नहीं वर्णन करूंगा, आगे मैं सभी किताब बुक्स का वर्णन एक साथ कर दूंगा। वेट एंड वॉच कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका का उद्धरण जो है निम्नलिखित में से किस रूप में देखा जाता है, या वर्णन उसमें किस रूप से देखा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विदेशी भाषा और भारतीय भाषा का वर्णन देखने को मिलता है। मौर्य युग में शांति और समृद्धि किस रूप से, इसकी वर्णन देखने को मिलता है। समाज में 7 वर्ग का वर्णन था, इसकी चर्चा मिलती है मेगास्थनीज के इंडिका में। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 3 दोनों 1 और 3 है, ऑप्शन सी 2 और 3, और ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग तब तक आंसर स्लाइड शेयर कीजिए और युक्ति आई इसको सपोर्ट भी करते रहिएगा, आंसर दीजिए। तब तक इसका सही उत्तर आपको डी होगा, क्योंकि आप मेगास्थनीज में विदेशी भाषा अर्थात मेगास्थनीज की भाषा का वर्णन है और भारतीय भाषाओं का भी वर्णन है, इसलिए ये भी कथन सही होगा। मौर्य युग में शांति और समृद्धि से संबंधित तथ्यों का उजागर किया गया था। क्यों मौर्य काल में चीजें किस प्रकार की थी,
तो शांति और समृद्धि से संबंधित कुछ बातों को स्पष्ट किया गया था। और समाज का 7 वर्ग में वर्गीकरण तो मेगास्थनीज है, बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी में नए पैटर्न के अनुसार इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जो पहले सिंपल वे वन ऑप्शन क्वेश्चन होता था, क्लिक कर सकते थे, अब थोड़ा सा कुछ उसका डीपली प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या करना है, आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। तो संदर्भ में कुछ बातें उसको ध्यान रखिएगा। जैसे क्या ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त जानकारी क्या होनी चाहिए आपके पास। पहले यूनान का एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था यह मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। तो किस शासक का था, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यह था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। अब मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग थे, जिसमें दार्शनिक, कृषक, शिकारी या पशुपालक भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। व्यापारी या शिल्प भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं व्यापारी कहीं शिल्प, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो ये 7 वर्गीकरण किया गया था। तो इसको भी याद रखना, नोट याद रखना है। इंडिका संबंधी उल्लेख एरियन के लेख में भी मिलता है, स्ट्रोबी के लेख में भी मिलता है, पिलनी की रचनाओं में भी मिलता है। तो ये सभी लेखक थे। और इसके अतिरिक्त आपको जानकारी यह भी होना चाहिए, कुछ जानकारी विदेशी अभिलेख के संदर्भ में। जैसे हम लोग बात करें, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अगर हम बात करें, क्या बात करें कि स्मिथ का लेखक, स्मिथ जो थे, स्मिथ, उसकी रचना क्या था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सब प्रश्न आपको पूछा जाता है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दूसरा याद रखिएगा, एक ब्रिटिश इतिहासकार थे बेसम, उनका लेखक भी आपको याद रखिएगा, वंडर दैट वाज इंडिया याद रखिएगा। एक लेखक का याद रखिएगा, डी कौशाम्बी, भारतीय लेखक है, डी कौशाम्बी याद रखिएगा। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, याद रखिएगा। इनका नाम, बुक का नाम याद रखिएगा। ये सब बुक का नाम आपको कभी भी पूछ सकता है, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो कम से कम इनका याद रखिएगा। आने वाले समय में हम लोग और बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्न को देखिए, उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, और सभी लोग प्रयास कीजिए, वेट एंड वॉच करके धीरे धीरे चीज़ों को पढ़िएगा, आराम से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जो है प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा जो है ना लेखक रचना है जो किसी न किसी शासक द्वारा लिखा गया है। तो यह पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि मत विलास प्रहसन मानसो उल्लास गथा सप्तशती है। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल 1 है, केवल बी है केवल 2 है, या ऑप्शन सी में केवल 3 है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बीपीएससी का फॉर्मेट है, याद रखिएगा। बीपीएससी में ऐसे ही फॉर्मेट इस बार आया है 68 में। तो ध्यान रखना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग आंसर बताइएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी जाएगा इसमें। क्यों ऑप्शन डी क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें सभी जो है किसी न किसी शासक द्वारा लिखे गए हैं। तो क्विक रिवीजन से आप लोग कवर कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको लगातार पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो देखिए, कुछ शासकों का है, साहित्य किसी न किसी शासक द्वारा रचित है, इसलिए उत्तर डी होगा, डी उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, हाल जो शासक था, सातवाहन शासक था, उसके द्वारा गथा सप्तशती लिखा गया। हर्षवर्धन आपको रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद आपको रचयिता माना जाता है। सोमेश्वर चालुक्य शासक थे, सोमेश्वर, जिनके द्वारा मानसो उल्लास लिखा गया। महेंद्र वर्मन पल्लव शासक थे,
मत विलास प्रहसन लिखा गया। तो देखिए आपको राजा भी इससे टैली कराने को पूछ सकता है प्रश्न, जैसे आप किस शासक द्वारा लिखा गया, तो शासक का नाम भी आप एक तरफ से याद रखिएगा और आपको यहाँ रचना भी लिख सकता है। तो सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखना इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी और भी लिखनी है। जैसे आपको पुस्तकों के संदर्भ में बात करेगा तो बहुत से पुस्तक ऐसे थे जो आपको लिखे गए हैं। जैसे रचना का अगर मान लिया जाए विज्ञानेश्वर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा पेन का सेलेक्ट कर लूँ। विज्ञानेश्वर ये प्रश्न पूछे तो कौन लिखा है, तो आपको याद रखिएगा मिक्ताक्षर रचना किया है, मिक्ताक्षर लेखक विज्ञानेश्वर के द्वारा मिक्ताक्षर लिखा गया। इसी के द्वारा शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया है, आपको मिर्च कटिकम याद रखिएगा। ये सब जानते बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रश्न आपको पूछा जाता है। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया है, अमर सिंह के द्वारा अमरकोश, है ना। और ये सब कहीं ना कहीं आपको रिपीट प्रश्न आपको बार बार दिखने को मिलेगा। एक याद रखिएगा विल्हन के द्वारा लिखा गया है विक्रमादित्य देव चरित्र, याद रखिएगा विक्रमादेव चरित्र लिखा गया, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ भास्कराचार्य याद रखिएगा, भास्कराचार्य, इसका आपको याद रखिएगा सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत है ना, शिरोमणि। और ये सब प्रश्न आपको बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना इन सब पुस्तकों का नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर देखेंगे। आज हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, बाद में आपको रिपीटेड प्रश्न फास्ट फॉरवर्ड आएगा क्योंकि आप लोग इसके लिए अभ्यस्त हो जाएंगे। ग्वालियर अभिलेख में प्राचीन भारत के किस शासक की जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन राजा महिरभोज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी फॉर्मेट आंसर क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। राजा महिरभोज का वर्णन आपको देखने को मिलता है ग्वालियर अभिलेख में, इसकी चर्चा आपको देखने को मिल जाती है। ग्वालियर अभिलेख जो प्राचीन भारत राजा मिहिरभोज जो प्रतिहार शासक था उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस संदर्भ में, ध्यान रखिएगा यह एक प्रकार का स्तंभ लेख भी माना जाता है। इसके बाद राजा मिहिरभोज 9वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के तौर पर जाने जाते थे। और साम्राज्य मुल्तान, देखिए इनके राजपूत और गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में विवाद है, तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूट के पार्ट है, फिर भी आपको एग्जाम ओरिएंट जो चीज़ें उसको कवर करना है। इनका साम्राज्य मुल्तान से लेकर बंगाल तक, तो मुल्तान कहाँ था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान आपको देखने को मिलता है ना। तो इंडिया का मैप अगर हम बनाएंगे तो बंगाल ये आता है, बंगाल का ये क्षेत्र आता है, अब मुल्तान आपको पाकिस्तान ये आता है। और इधर हम अगर देख ले कन्नौज, ध्यान रखिएगा कश्मीर से उत्तर में महाराष्ट्र, तो कश्मीर वर्तमान में यह है, महाराष्ट्र यह है, तो आप इनको मिला सकते हैं। ऐसे इनका आपको क्षेत्र था जो इनके साम्राज्य क्षेत्र में था, काफी लंबा विस्तृत क्षेत्र था। याद रखिएगा अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे इनके द्वारा, कन्नौज बनाया गया था। राजा मिहिरभोज विष्णु भक्त थे, तो ध्यान रखिएगा आप, इससे प्रश्न भी पूछा भी गया है, याद रखिएगा विष्णु भक्त। अतः विष्णु के सम्मान में वराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, आपको मिहिरभोज ही थे। तो यहाँ से इतने प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न हर आपको एक लाइन से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में एक्टिव होकर काम करना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि और भी बेहतर प्रयास करें UPSC आपको लिए और चीज़ों को हम लोग कवर कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, महाविभास, अचरांग सूत्र, ललित विस्तार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ढूंढने के लिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में केवल 1 है, ऑप्शन बी में केवल 1 और 3 है, ऑप्शन सी में केवल 2 है, और ऑप्शन डी में 1 2 3 सॉरी यहाँ 2 की जगह 3 लिखाना था, 3 होगा, 1 2 3।
तो इसमें क्या होगा, सही उत्तर आपका क्या होगा, और कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें केवल 2 अचरांग सूत्र ही आपको क्या है, जैन साहित्य है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैन साहित्य कौन है, बौद्ध साहित्य कौन है, जहाँ से हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, ऐतिहासिक भारत का स्रोत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखना है, इनके संदर्भ में कुछ जैन साहित्य है, उनको नाम याद रखना है। जैसे जैन साहित्य में हम देखते हैं भगवती सूत्र, 1 सेकेंड, जैन साहित्य कौन कौन है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र। तो जितने सूत्र आपको नजर आएंगे वो आपको जैन साहित्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो सूत्र है। उसके बौद्ध साहित्य याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ललित विस्तार, महावंश, दीपवंश, बुद्धचरित आदि आपको बौद्ध साहित्य है। कुछ ब्राह्मण साहित्य भी याद रखिएगा, जहां से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में तो बहुत से आपको पता होगा, जैसे ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद है, आपको सामवेद है, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यजुर्वेद है, अथर्ववेद है ना, 4 वेद है, याद रखिएगा 4 वेद आपको यहां से मिल जाएंगे। आर्णयक हो जाएंगे, आर्णयक है, उपनिषद है, महाभारत, रामायण, ये सब क्या है आपको पुराण, ये सब ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम में, जहां से हम लोग अपना प्राचीन इतिहास जानते हैं। उसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ में याद रखिएगा 2-3 चीजें और भी याद रखिएगा ग्रंथ का नाम। जैसे अश्वघोष द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, अश्वघोष द्वारा आपको याद रखिएगा, अश्वघोष द्वारा आपको बुद्ध चरित लिखा गया था, जो आपको बार बार प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट प्रश्न, किसी भी यूपीएससी या यूपी पीसीएस उठा लीजिए, या किसी भी स्टेट पीसीएस का, या बिहार पीसीएस भी आप उठा लीजिए, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब एक बुक और नाम याद रखिएगा, वसुमित्र, वसुमित्र लिखा गया है, किनके द्वारा, वसुमित्र, याद रखिएगा वसुमित्र लिखा गया है आपको इनके द्वारा। महाविभास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, पुस्तक है, इनके द्वारा लिखा गया साहित्य, किनके द्वारा लिखा गया, तो वसुमित्र के द्वारा। अब ललित विस्तार क्या है, आपको ललित विस्तार दैनिक आपको बौद्ध साहित्य है, जो अमूमन नेपाल के जो थे, आपको भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनके संदर्भ में उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभिलेख से मिलेगा। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी गई है। तो बहुत से प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, यूनानी में, अरमैक में, खौराष्टी में, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी में लिखा गया है, अर्थात डी में इसका सही उत्तर होगा। तो इसको ध्यान से देखना है, समझना है, और कुछ चीज़ें अतिरिक्त आपको जानकारी यहाँ से होनी चाहिए। जैसे आपको याद होनी चाहिए अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। उसके बाद जबकि लगमान या सरेकुना से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा अरमाइक लिपियां हैं। देखिएगा अशोक के प्रमुख अभिलेखों को शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख में बांटा जाता है। याद रखिएगा शिलालेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख में भी बांटा जाता है। तो दीर्घ शिलालेख का उदाहरण गिरनार और मानसेरा का आपको अभिलेख मिलता है। लघु शिलालेख भाबरू का अभिलेख मिलेगा, लघु शिलालेख। गुहा अभिलेख आपको जो है, जैसे विश्व झोपड़ी सुदामा गुफा, आपको इस तरह के गुहा अभिलेख मिलेगा जो बिहार में आपको देखने को मिलता है ना। उसी तरीके से स्तंभ लेख में लघु स्तंभ लेख, जैसे सारनाथ का लघु स्तंभ है। दीर्घ स्तंभ लेख में जैसे दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, आपको दीर्घ स्तंभ लेख है। तो इस तरह से वर्गीकरण आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारियां और आपको होनी चाहिए, जैसे कि जो ब्राह्मी लिपि है, 4 जो आपको प्राकृतिक में पाया गया है, प्राकृतिक, ब्राह्मणी, है ना, खौराष्ट्री और अरमाइक मिला है ना 4 में। तो ध्यान रखना है कि यह आरंभिक प्राकृतिक भाषा में जो मिला है ना, तो आरंभिक जो था, आरंभिक शिलालेख इस भाषा में लिखा गया है। उसके बाद बाएं ब्राह्मी लिपि भी आपको बाएं से, लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, अर्थात बाएं से दाएं लिखी गई लिपि है। उसके बाद आपको याद रखिएगा खौराष्ट्री जो है, खौराष्ट्री लिपि जो थी, आपको दाएं, राइट टू लेफ्ट लिखा गया है।
तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा लिपि अपने अपोजिट लेखन शैली में जानी जाती है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी जो थी लिपि में लिखी गई, भाषा में जो लिखी गई थी, वो अपने अपोजिट में जानी जाती है। और याद रखिएगा यूनानी और अरमाइक कहाँ से प्राप्त किया गया है, यह जो है ना अब वर्तमान पाकिस्तान है और अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया है। तो ये सब आपको अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए ताकि बहुत से प्रश्नों को कवर किया जाए। कुल मिलाकर यह समझा जाए यदि, तो आप अगर 10 प्रश्न देख रहे होंगे, उसके अतिरिक्त बहुत से प्रश्न साथ में कवर हो रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से कवर करना है। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, और कोई भी चैनल है जहां पर शेयर किया जा सकता है कर सकते हैं। जरूर सपोर्ट कीजिए युक्ति आई इसको। निम्नलिखित में से गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के क्या कहा जाता था, को क्या कहा जाता था? रूपक, दिनार, टंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी आपको चला जाएगा, दिनार कहा जाता है स्वर्ण सिक्कों को। तो इसको थोड़ा सा जानकारी रखनी है। किस प्रकार से जानकारी रखनी है, कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको दी गई है स्लाइड में, ध्यान रखिएगा कि जो गुप्त शासक स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, जबकि चांदी सिक्कों को रूपक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह चांदी का जो सिक्का था, रूपक जो था चांदी का सिक्का हुआ करता था, और दिनार आपको क्या था, सोना का सिक्का था। इसे थोड़ा सा याद रखना है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, और इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो ये आपको कवर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे शीशे का सिक्का कौन जारी किया था? तो सातवाहन ने जारी किया था शीशा, है ना। शीशा का सिक्का आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है ना, शीशा का सिक्का कौन जारी किया है? तो ये सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया। अब याद रखिएगा, सबसे अधिक सोने का सिक्का किस शासक के द्वारा जारी किया गया? सबसे अधिक सोने का सिक्का, तो ये सबसे अधिक, तो ये गुप्त शासकों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आरंभिक जो सिक्के थे आपको, अब जो सोने पर लिखित सिक्कों को कौन किन राजाओं पर, मान लीजिए सोने पर सिक्का है, सोने के सिक्के जो है उसको लिखित सिक्का के रूप में कौन सबसे पहले जारी किया था? लिखित, एक सेकेंड, लिखित सिक्के सोने के कौन जारी किया था? तो याद रखिएगा, कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था, कुषाण शासकों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। 8वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या है। 8वें नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है? एक है एरन अभिलेख, दूसरा भित्री अभिलेख, एहोल अभिलेख, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको उत्तर सही उत्तर होगा एरन अभिलेख जो था। याद रखिएगा, एरन अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो आपको यहाँ पर सती प्रथा से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगा, उसके अतिरिक्त आपको और भी प्रयास करना है। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से, ध्यान रखिएगा, वर्तमान जिला कौन सा है याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, और विलियम बेंटी के सहयोग से वर्ष 1829 में इस प्रथा को अवैध घोषित किया। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। और विश्वचंद्र विद्यासागर विधवा पूर्ण विवाह को मान्यता देने के लिए, यहाँ पर सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय याद रखिएगा, और विधवा पूर्ण विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बहुत प्रयास किया गया। वेदों के माध्यम से इसे सिद्ध करने की कोशिश की, और हजारों लोगों को हस्ताक्षरित पत्र सरकार के समक्ष भेजा। अतः अंततः क्या हुआ, 1856 में, याद रखिएगा, 1856 में विधवा विवाह वैध घोषित किया गया। इसके संदर्भ में चीजें की गई थी, और वर्तमान में भी यह वैलिड है। ध्यान रखिएगा, कुछ शासकों के अभिलेख याद रखना है, जैसे आपको याद रहेगा, मैं कुछ की चर्चा कर जो महत्वपूर्ण है, बाकी चीज पीडीएफ में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त का आपको प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति कौन है? समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, समुद्रगुप्त।
जो गुप्त वंश के शासक थे, याद रखिएगा। भीतरी आपको भीतरी स्तंभलेख है, कौन है? स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, याद रखिएगा। भीतरी स्तंभलेख आपको स्कंदगुप्त के द्वारा, स्तंभगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा आपको देवपाड़ा अभिलेख, याद रखिएगा देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख किनके द्वारा आपको याद रखना है, किनके द्वारा यह है? आपको हर्षवर्धन शासक, जो वर्धन वंश के थे, हर्षवर्धन शासक द्वारा किया गया था। अब एक याद रखिएगा मंदसौर अभिलेख, यह भी प्रश्न पूछा गया, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिएगा। आपको सब यहाँ पर अभिलेख जो भी नाम लिया गया है, मंदसौर अभिलेख आपको किनका था? यशोवर्धन, याद रखिएगा यशोवर्धन, याद रखिएगा, या यशोवर्धन। इसका मालवा नरेश इसको बोला जाता था, मालवा नरेश। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है, तो क्या करना है? रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए आप लोग। वेनसांग अपने यात्रा विवरण, है ना, निम्न में से किस रचना में की है? हुआंगसांग के हुइनसांग के द्वारा, सी यू की में, फू को की में, या उपयुक्त में से एक में से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना सी यू की में आपको इसकी वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है, जिसे हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। फायान हो, सॉरी सॉरी सर, फू को सी यू की, वेरी गुड, वेनसांग पूछा गया। फायान का आपको फूकू की है, ये किसका है? फायान का है, तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। और याद रखिएगा चीज़ें आपको यहीं से पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको कवर होना है, ध्यान रखिएगा। चीज़ें 629 में ये भारत में आया था, कुछ चीज़ों को कवर करना। इसके साथ इत्सिंग भी आया था 7वीं शताब्दी में, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वो वर्णन करता अपने लेखों में। और जो वेनसांग है आपको युआंग चुआंग इसको बोला जाता है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आए थे। और फाहियान आपको कब आए थे? फाहियान आपको मेगास्थनीज जो उसके शासक के दौर में जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के दौरान आप आए थे, याद रखिएगा। इन सब चीज़ों को कवर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10वें नंबर प्रश्न पर आएंगे। 10वें नंबर प्रश्न में है, लास्ट आज का क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते चलेंगे। भारत एवं इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी किस लेखक के पुस्तक द्वारा प्राप्त होती है? मेगास्थी, टॉलमी, प्लिनी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी क्या है? प्लिनी के द्वारा उसके यात्रा वृत्तांत में आपको मिल जाता है। क्या? ध्यान रखिएगा उसकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिका है। इसी में आपको भारत और इटली की चर्चा मिलती है, व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। उससे पहले याद रखिएगा 2-3 चैप्टर और भी है, किन्हीं किन्हीं का, किनका किनका है, एक सेकेंड, याद रखना है। क्या याद रखना है? इससे पहले आपको जो पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी है, पेरिप्लस, ठीक ना, उनको याद रखना। इसके लिए अज्ञात लेखक है, किसी लेखक की जानकारी नहीं मिलती है। उसके साथ साथ टॉलमी की ज्योग्राफी याद रखनी है, टॉलमी की ज्योग्राफी, जियोग्राफी, ये भी आपको यात्रा वृत्तांत है, जो भारतीय भूगोल के वाणिज्यिक उपयोग के संदर्भ में जानकारी देती है। स्ट्रोबो जो था, स्ट्रोबो आपको पहले भी मैंने कवर किया, स्ट्रोबो मेगास्थनीज के पुस्तक का वर्णन करता है, और इस पुस्तक को स्ट्रोबो ने क्या कहा है? काल्पनिक कहा है। ध्यान रखिएगा, काल्पनिक संदर्भ में चर्चा करता है, तो ये सब ध्यान को रखना है ताकि चीज़ों को कवर किया जाए। और भी बहुत सी चीज़ है, याद रखिएगा। हेरोडोटस इतिहास का पिता इसी संदर्भ में कहा जाता है उनको। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना उनके द्वारा की गई थी। ये सब साइड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें बताई गई आप लोगों को परीक्षा उपयोगी होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यह सीरीज कैसा लगा। लगातार हम लोग चीज़ों को मोटिफाई करते रहेंगे, और भी प्रश्नों का स्टैंडर्ड आपको यूपीएससी लेवल का मिलेगा। धीरे धीरे चीज़ों को हम कवर करेंगे, यूपीपीसीएस लेवल का मिलेगा, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब युक्ति है इसको करते रहिएगा, और हमसे जुड़ते रहिए, चीज़ों को करते रहिए। आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, कहाँ से प्राप्त होंगी ध्यान रखना है।
कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और डेस्कटॉप जा सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और भी चीज़ें करनी हो तो कर सकते हैं। साथ ही साथ थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर युक्ति IAS। हम लोग फिर कल एक नए सीरीज के साथ मिलेंगे। आपको 6 AM में आपको प्राप्त